नमस्कार साथियों, चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रा एकेडमी के द्वारा हॉस्टल वार्डन के जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चंद्रा एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया गया है, जिसमें अभी मेगा टेस्ट प्रारंभ हो चुका है। तो अभी मेगा टेस्ट का सेकेंड पेपर हुआ है, जिसमें का मैथ्स जो है 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से अभी देखेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक प्लस ट्रिकली दोनों रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो पर अंतिम तक बने रहिएगा। चलो आइए हम लोग अब इस जो 25 क्वेश्चन है मैथ्स का, जो आने वाले हॉस्टल वार्डन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन हमारा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये आपका एलसीएम से संबंधित प्रश्न है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, तो दी हुई संख्या क्या क्या है? 24, 32, 36, 54। इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। ठीक है, एक तरीका, बेसिक तरीका यही है। दूसरा ऑप्शन से अपन हल कर सकते हैं। तो इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं? आप अपनी सुविधा अनुसार कोई से भी नंबर ले सकते हो। एलसीएम निकालने में जब हम लोग डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो कोई पाबंदी नहीं रहता है कि कौन सा नंबर पहले ले, बट नियम कहता है कि अभाज्य संख्या से ही डिवाइड करो। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, पहले 2 से ही डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा जी? ये आपका 12 बार कंप्लीट जाएगा, फिर ये 16 बार, फिर ये आपका 18 बार, फिर ये 27 बार। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, फिर 27। फिर 2 से डिवाइड कर दो, ये 3, 4, 9 नहीं जाएगा, 9 छोड़ दो, 27 का 27 रहेगा। ठीक, फिर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। 3 जैसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 4 नहीं जाएगा, छोड़ दो, 9 जाएगा, 3 टाइम में 29 जाएगा 9 टाइम्स में। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 1 का 1, 4 का 4, 3 का 1 बार जाएगा, 3 का 3। अब सबको आपस में क्या करो? इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। ठीक है, 72 गुना 12, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 का 4, हासिल आया 2, 12 सत्ते 84 और 2 86। ठीक है, हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना है? 864। ये एलसीएम है 864। 24 से भी डिवाइड होगा, 32 से भी होगा, 36 से भी होगा और 54 से भी होगा। बट यहाँ पर बोला है कि इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने बोला है। जब एलसीएम निकाल लोगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें 9 को माइनस करना पड़ेगा। ये जो एलसीएम आया ना, इसमें 9 को हम माइनस करेंगे तो 9 माइनस करने से क्या मिलेगा जी? यहां पर देखो क्या मिल जाएगा? 855। जैसे 864 में 9 माइनस करते हैं, हमको मिल जाता है क्या? 855। 855 ये हमारा ऑप्शन बी। बोला जाए तो 855 वह संख्या है जिसे मैं 24 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 24 से डिवाइड करूंगा तो 9 जोड़ने पर ही वो कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, वैसे सेम 855 में ठीक 9 जोड़ूंगा तभी वो किससे? 32 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाना है। ये आपका बेसिक मेथड है। ठीक, भाग विधि, इससे आपको पता चला कि एलसीएम आया 864, बट 864 कंप्लीट डिवाइड होता है ये चारों से। यहां पर बोला है कि 9 जोड़ने पर, इसमें जुड़ा हुआ है 9। ठीक, तो 9 को हटा देंगे तो वह छोटी छोटी संख्या 855 मिलेगा, जिस पर 9 जोड़ते हैं तो 24, 32, 36, 64 से कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कुछ लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है, तो आप क्या करोगे? कोई से भी एक ऑप्शन उठा लो। जैसे हम यहीं पर बी ऑप्शन उठाते हैं, 855। ठीक, तो 855 वह छोटी छोटी संख्या है
जिसमें 9 जोड़ते हैं, जैसे इसको 9 जोड़ो फिर कितना मिलेगा, ये 864। अब डिवाइड करके देख लो, 24 से डिवाइड करोगे तो भी डिवाइड होगा, 36 से भी होगा, ठीक, आपका 32 से भी डिवाइड होगा और 54 से भी डिवाइड होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी 855। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइप का बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। ठीक है, ये आपका एचसीएफ, ठीक, महत्तम संपर्तक से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें यह बोला जा रहा है कि एक जो है पाइप है वो है 1.5 मीटर का और एक पाइप है 1.2 मीटर का। दोनों को मापने के लिए, ठीक, बराबर टुकड़ों में काटने के लिए ऐसा एक स्केल लो जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड काट दे, किसी प्रकार से शेषफल मतलब टुकड़ा उसका मत बचे। जैसे मान लो ये आपका एक कपड़ा है, ये मान लेते हैं 10 मीटर का है, एक दूसरा कपड़ा लिए, ठीक, ये कपड़ा है लंबाई इसका 15 मीटर है। तो दोनों को मापने के लिए, इक्वल पार्ट में मापने के लिए दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा। एचसीएफ 5 होगा, मतलब 5 मीटर का एक मैं स्केल लूंगा, ये 10 मीटर कपड़े को इक्वल पार्ट में बांट देगा और 15 मीटर को भी बांट देगा। वैसे ही आपको देखना है कि 1.5 और 1.2, तो इसका एचसीएफ लेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 1.5 और 1.2 का। ठीक, ऐसे आप ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, चारों ऑप्शन में देखो, ठीक है, दोनों को डिवाइड, क्योंकि ये 15 है, समझ जाओ 15 3 से डिवाइड होगा, 12 भी 3 से डिवाइड होगा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, बट इसको बनाना कैसे है, बेसिक से बनाना है तो देख लो। जैसे 1.5 को 15/10 लिख सकता हूं मैं, ठीक, 1.2 को 12/10 लिख सकता हूं। ठीक, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं भिन्न का, किसका, भिन्न का जब एचसीएफ निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक, एचसीएफ ऑफ, ये जो ऊपर का है ना, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर मतलब अंश का महत्तम संपर्तक, महत्तम संपर्तक, डिवाइड बाय क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब हर का एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ ऊपर का कितना होगा जी, 15 और 12, 15 और 12 को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या दोनों को पूर्णतः डिवाइड करेगा, वो है 3। 3 से 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 15 जाएगा, 3 का पहाड़ा 12 भी आता है, इसलिए 3 15 और 12 का एचसीएफ 3 होगा और इन दोनों का एचसीएफ 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 0 है तो एक संख्या पहले पॉइंट, तो ये क्या हो गया 0.3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एवरेज से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज, जिसमें बोला गया है कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत, ठीक, 40.2 सेंटीमीटर तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है, 41.3 डिग्री सेल्सियस। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब देखो 4 दिन ये और 4 दिन ये, ठीक है, 4 दूनी 8 दिन का यदि हम एवरेज टेम्परेचर को सम कर दे तो ओवरऑल टोटल टेम्परेचर मिलेगा, और 7 दिन का है तो उस 8 में 7 को घटाएंगे तो 1 दिन का बचेगा जो बीच वाला दिन होगा। ठीक है, तो हम यहां से ले लेते हैं चौथे दिन का टेम्परेचर। यदि ये निकालना है तो एक लाइन पे आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो प्रथम 4 दिन का जो औसत तापमान है उसका योगफल निकालना है। ठीक है, तो योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर होता है आपका औसत गुना कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, तो औसत कितना है जी, 40.2 डिग्री सेल्सियस और कुल संख्या मतलब प्रथम 4 दिन तो 4 होगा। ठीक है,
वैसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, प्रथम 4 दिन का टेम्परेचर 40.2 गुना 4 प्लस अंतिम 4 दिन का कितना है एवरेज 41.3 इंटू 4। ठीक, ये 8 दिन का हो गया टोटल, माइनस ओवरऑल पूरे सप्ते का औसत कितना है, तो इसमें करेंगे 40.6 इंटू 7। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 शून्यम 0, 4 चौक 16। ठीक, अब ये पॉइंट यहां पर है, इसके बाद एक संख्या, तो एक संख्या पहले पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 160.8 प्लस 4 तिया 12, 12 का 2 हासिला 1, 4 एकम 4, 1 5। ठीक, और 4 चौक 16। अब पॉइंट के बाद एक संख्या, तो एक संख्या पहले पॉइंट, माइनस 7 छक्के 42, 42 का 2 हासिल आया 4, 7 शून्य 0, 4 का 4, 7 चौक 28। ठीक, कहां पर पॉइंट आएगा, यहां पर पॉइंट आएगा। ठीक, अब ये दोनों प्लस है, दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 2 10 का 0 हासिल आया 1, 5 1 6। ठीक, 6 6 12 का 2 हासिल आया 1, 1 1 2 1 3, 326.0 माइनस 284.2। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे हम लोग। ठीक, माइनस करने पे कितना होगा, यहां से एक उधारी लाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 10, 10 में 2 गया 8। ठीक, अब कौन से ऑप्शन में 8 है, 2 ऑप्शन में मिल रहा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है, किधर चला गया, 5 बचा, 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1। ठीक है, तो यहां से एक लाएंगे 12, 12 में 8 गया 4, ये एक दूसरे से कट जाएगा 41.8 डिग्री सेल्सियस। कौन से ऑप्शन में, देखो भाई ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट कितना है जी, 5.2 रन प्रति ओवर है। शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। देखिए भाई, इनका बोलने का मतलब ये है कि 30 ओवर तक जो रन रेट है वो 5.2 था, तो 30 ओवर तक कुल कितने रन बने हैं ये हम बता सकते हैं। 30 ओवर में कुल रन हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 5.2 प्रति ओवर है, तो 30 ओवर में कितना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। ठीक, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। ठीक, अब यहाँ पर 0 लगाएंगे, एक दशमलव है तो एक संख्या है, इसलिए यहाँ पर संख्या आ जाएगा, दशमलव आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 156। मतलब 30 ओवर में इनके द्वारा कितना रन बनाया गया था, 156। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। ठीक है, तो शेष 20 ओवर में बना रन, ये बनाया जाएगा, जो रन बनेगा, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं। कितना हो जाएगा, 280 टोटल बनाना है, जिसमें 156 तो बन गया है, कितना आ जाएगा, यहां से माइनस करेंगे, 10 में 6 गया 4, ठीक, 7 में 5 गया 2, और 2 में 1 गया 1, 124 रन उनको और बनाना पड़ेगा। अब कितना ओवर है, 20 ओवर। अब अपेक्षित रन, ठीक है, अपन एक्सपेक्टेड रन रेट क्या हो सकता है वो देखते हैं। अपेक्षित रन रेट, ठीक है, 124 रन बनाना है, 124 कितने में, 20 के हिसाब से, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 20 के हिसाब से कैंसिल करेंगे तो 20 से काटेंगे, 20 छक्के 120, 20 छक्के 120, फिर यहाँ 4 बचा, यहाँ 0 लगा दिए, इधर दशमलव दिए, तो 4 मतलब 40, 20 दूनी 40, तो 6.2 प्रति ओवर का क्या है, रन चाहिए, प्रति ओवर रन चाहिए 6.2 का, बचे हुए 20 ओवर में, तब ओवरऑल जो है 280 रन तक पहुंच पाएगा टोटल 50 ओवर में। ठीक है, पहले क्या किए, 30 ओवर तक कुल रन कितना बनाए वो निकाल लिए, फिर शेष 20 ओवर में कितना रन बनाना होगा, ठीक, कितना, 280 तक पहुंचने के लिए, तो 156 को माइनस के 124 रन बनाना होगा। अब 124 रन कितने ओवर बनाएंगे, 20 ओवर में, तो 124/20 आ गया हमारा ओवरऑल रन रेट जो है 6.2 का
होगा तब। ठीक है, चलो ऑप्शन कौन सा? सी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। कितना है जी? 5% नमक है। ठीक, अब ये जो मिश्रण है, ठीक है, मिक्सचर जो है, मिश्रण है, वो कितने लीटर का है? 6 लीटर का। 6 लीटर में आपका जो नमक है, नमक 5% है, तो 6 का 5%, 5/100। ठीक, ये सॉल्व करेंगे तो 5 कम 5, 5 विषम, ये 2 से कटेगा। ठीक है, तो 3/10 लीटर। ये क्या है? ये नमक की मात्रा है। ठीक है, नमक की मात्रा है। अब शेष जो है क्या हो जाएगा? शेष से देखेंगे, ठीक, शेष कितना हो जाएगा आपका? 10 में 3 मतलब 7/10। ये लीटर क्या हो जाएगा? बाकी जो है पानी होगा। ठीक, पानी की मात्रा। अब वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया गया है। ठीक है, अब इस घोल से 1 लीटर पानी निकाल दिया गया है। ठीक, तो अब घोल में टोटल कितने होंगे जी? घोल की मात्रा, टोटल घोल की मात्रा कितना हो गया है? पहले 6 था, 1 लीटर निकाल दिए, 5 लीटर है। 5 लीटर, 5 लीटर अभी भी घोल उपस्थित है। अब शेष बचे घोल में नमक की मात्रा बताना है। ठीक है, तो नमक की मात्रा, नमक की मात्रा, ठीक, शेष बचे घोल में, शेष घोल में, ठीक, शेष घोल में नमक की मात्रा बताना है। तो नमक की मात्रा अभी भी कितना है? 3/10 है। ठीक, 3/10, बट अभी जो टोटल घोल कितने हैं? टोटल घोल केवल 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/5 से गुना कर दिए, गुना 100, क्योंकि परसेंट है इसलिए गुना 100 परसेंट निकाला है। ये 10 पंचे 50, 50 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 6%। अब यहाँ पर ये जो नए घोल है उसमें नमक की मात्रा कितना हो जाएगा? 6%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए फिर से, मिश्रण है 6 लीटर का, ठीक है, जिसमें से नमक की मात्रा कितना निकाल लिए? 5%, 3/10 लीटर। बाकी क्या होगा? 7/10 लीटर पानी। पानी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर पानी और निकाल दिए, तो बची हुई घोल अब कितना हो जाएगा? पहले इतना था, अब बच गई घोल कितना हो गया? 5 लीटर। पहले 6 था, 1 लीटर निकाले, 5 बचा। अब 5 में नमक की मात्रा बताना है जी। टोटल नमक की मात्रा अब परसेंट के हिसाब से बताना है। नमक कितना? 3/10, कितने में? 5 लीटर में हो गया है। तो ये अपन सॉल्व करेंगे, 6% इसका आंसर मिलेगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थी में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। ठीक है, अब चलो समझो, देखो प्रश्न बोल रहा है कि जो 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, ठीक है, अयोग्य है, तो तथा योग्य अभ्यर्थी में से, योग्य कितना है? 95 है, इसमें से जो 85%, 85% क्या हो है जी? सामान्य वर्ग के हैं। ठीक है, अब ये 95% अपने आप में 100% है। ठीक, ये समझना। तो 15% जो है, 15%, ये 85% क्या है? सामान्य वर्ग के हैं। ये है आपका सामान्य वर्ग वाले। ठीक है, और अन्य वर्ग का 15% क्या है? अन्य वर्ग का है। क्लियर है? अन्य वर्ग का है। ठीक, यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हो तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है? ठीक है, मान लेते हैं कुल अभ्यर्थी x है। x का जो 95% जो है, इसका जो है 15%, 15% जो है कितना है? 4275 है। ठीक है, क्योंकि 95% जो है योग्य वाले है, योग्य अभ्यर्थी है, जिसमें से 85% सामान्य वर्ग से है और 15% अन्य वर्गों से है। तो मान लेते हैं टोटल एक्स क्या थे? कुल विद्यार्थी थे जिन्होंने आवेदन किया था, जिसमें से 95% में से 15% सम अन्य वर्ग का है। ठीक है, 15%, और ये टोटल बता दिया है 4275।
अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x इंटू 95 डिवाइड बाय 100 इंटू 15/100 बराबर 4275। ठीक है, अब इसको हम कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना x इक्वल 4275, ये 100 गुना हो जाएगा, 100 गुना 100 बटे 95 इंटू 15। ठीक, तो यदि इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर आपका आएगा 30,000। ठीक है, x बराबर कितना मिलेगा जी आपको? 30,000 कुल अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। इसको सॉल्व करके देख लेना, ये प्रोसीजर है। ठीक है, 95% योग्य है, जिसमें से 85% सामान्य वर्ग से है, 15% अन्य वर्ग से है। अब अन्य वर्गों की ही संख्या दिया हुआ है 4275, तो अन्य वर्ग की संख्या जो परसेंट आया था उससे कंपेयर करके हल कर दिए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज से संबंधित है। प्रश्न बोल रहा है कि एक गांव में प्रति वर्ष कितने की वृद्धि होती है जी? 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 2003 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2003 से आगे बढ़ेंगे 2004, 5 और 6, ये 3 वर्ष का निकालना है, ध्यान रखना। क्योंकि 2003 में बच्चे थे 2000, फिर 2004 में बढ़े, 5, 6 में बढ़े। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर 2003 में 2000 बच्चे थे, तो 2000 बच्चे में पहले 10% बढ़ेगा तो 110 बटे 100 होगा। फिर दूसरे साल 10% के हिसाब से 110 बटे 100, फिर तीसरे साल 10% बढ़े तो 110 बटे 100। 3 साल का हो गया, कैंसल आउट करो, ए 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ऊपर 6 0 नीचे 6 0, एक दूसरे से कैंसल हो गया। ठीक है, 11 का क्यूब कितना होता है? 2 गुना 13 31, 11 का क्यूब, और 13 31 का डबल कितना होगा? 26 62, 26 62। 3 साल मतलब 2006 में कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी जी? ऑप्शन बी 26 62। ठीक, ये हमारा बनाने का तरीका है। यदि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, a इक्वल p 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 की पावर t। ठीक है, a हमको निकालना है, p का वैल्यू दिया है 2000, 1 प्लस r रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइड बाय 100, टाइम हो जाएगा 3। इससे सॉल्व करोगे फिर से आंसर आ जाएगा 2662। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बड़ा समझने वाली क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, समझने लायक है। ठीक है, चलो थोड़ा कोशिश करते हैं बनाने का, समझ आए तो ठीक, नहीं तो फिर मेरे को आप कमेंट करके फिर से पूछ लेना। ठीक है, एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी ने भाग लेते हैं, 30% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट नहीं दिए और 180 वोटरों को रद्द कर दिया गया। जीते हुए उम्मीदवारों को उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले हैं। ठीक है, देखो जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से कितना ज्यादा मिले जी? 684 वोट मिले हैं। जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध मतों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या का 42% है। कितने रजिस्टर्ड वोटों ने अपने वोट दिए हैं? ठीक है, चलो समझते हैं। देखो माना, ठीक है, रजिस्टर्ड वोटर एक्स है, मान लेते हैं, जिसमें से जो जीतने वाला उम्मीदवार है ए को एक्स का कितना मिला है जी? देखो यहां पर, ठीक है, 42% वैध मतों की संख्या, रजिस्टर्ड मतों की संख्या का 42% मिला है। ठीक है, ए को वैध मतों का कितना? 42% मिला है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? x का 42 बटे 100 बोले तो यहां पर 42x बटे 100। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30% तो रद्द हो गया है।
ठीक 70% बचा हुआ है। 70% में जो हारने वाला है, विरोधी है, मतलब बी मान लेते हैं, बी को प्राप्त मत, ठीक है, बी को प्राप्त मत निकालेंगे तो देखो 70% है, 70%, ये देखो यहाँ पर 30% इनवैलिड हो गया, ठीक है। 70% में एक को कितना मिला है जी, 42 मिला है, तो दूसरे कितना मिलेगा बताओ, 42, ठीक है, 70 में 42, तो दूसरे कितना मिलेगा, 28। तो बी को प्राप्त मत कितना हो जाएगा, 28x/100, ठीक, ये हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि कितने लोग वोट नहीं दिए हैं जी, ठीक है, 180 ऑटो को रद्द कर दिया गया है, और रद्द वाला इसमें शामिल है बी को, क्योंकि ए को जो है वैध मत मिला है, तो बी को क्या है इसमें शामिल 180 है, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं रद्द करने के बाद बची मत, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, रद्द कितना हुआ 280, तो 28x/100 में 180 को माइनस कर देते हैं। अब ये बची हुई मत है, और दोनों मतों का अंतर, ये देखो 684 मतों से जीता है एक, और दूसरा बोलेगा मैं हारा हूं, तो यही अंतर है, ठीक है। तो देखो अंतर निकालते हैं, जीता है वो कितना है जी, 42x/100, दूसरे को कितना मिला है, 28x/100 माइनस 180, ये दूसरे को मिला है, क्योंकि वैध मत है तो इसको अलग किए हैं, अवैध मत इसके साथ है, बराबर, दोनों का अंतर कितना है आपका 684। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 42x/100 माइनस 28x/100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 180, ठीक, बराबर 684। इधर ट्रांसफर कर दो, इधर एलसीएम ले लो, 100 इसका एलसीएम आएगा, ये 42x माइनस 28x, तो 14x आएगा, बराबर, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, 684 माइनस 180, ठीक। ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा देख लीजिए, यहां से आप यहां से 4, 8 का 8 का 0, 6 का 1 गया 5, बराबर 14x/100, ठीक, 14 कम 14, 14 से कैंसिल करते हैं, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 8 बचेगा, 6 बार जाएगा, और इस 100 को इधर लाख गुना कर दो तो x बराबर 3600, 3600, 3600 जो है रजिस्टर्ड ऑटो ने अपने मत दिए हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल सकता है, तो आप आराम से समझिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता है, पुस्तक का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, देखिए भाई, मान लेते हैं सीपी क्या है 100 है, सीपी कितना है 100 है, ठीक। तो ये बेच रहे हैं 10% प्रॉफिट में, इसको 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट है 10%, तो एसपी कितना हो जाएगा 110, ठीक। अब सेकेंड टाइम बोला है कि 4% कम, 4% कम में खरीदा है, तो CP2 कितना हो जाएगा, CP2 हो जाएगा 4% कम मतलब 96। अब 96 में जब खरीदा है तो बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, ये देखो 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ है, तो ये सीपी है, तो सीपी से एसपी निकाल सकते हैं क्या। चलो देखो ये CP2 हो गया 96 रुपया, अब इससे हम लोग एसपी निकालेंगे, क्योंकि इसी पर प्रॉफिट हो रहा है, कितने प्रॉफिट हुआ जी, ये 18 चौक 72 प्लस 3 75, 75, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट है तो 100 प्लस 75, देखो यहाँ पर आपका ये 100 डिवाइड बाय 4/100, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 96 इंटू, ये कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस 75, 100 प्लस 400, 475/400, ठीक।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आपका बनेगा, देखो इसको चेक करो, इसका ओवरऑल आएगा 114 रुपया, 114 रुपया। पहले ये एसपी 2 है, ये एसपी 1, 110 रुपए में पहले बेच रहे थे, अब 4 रुपए कम में लिए हैं तो अब बेच रहे हैं 114 में। बट प्रश्न में क्या बताया है जी, 114 नहीं है, कितने प्रॉफिट हो रहा है हमको, 6 रुपया अधिक मिल रहा है। प्रश्न में क्या बोला है, 6 रुपये, मतलब पहले 110 में बेच रहे थे अब 114 में, तो दोनों का अंतर कितने का है, दोनों का अंतर 4 है, और 4 प्रश्न में दिया है 6, तो और एक बराबर कितना होगा, 6/4। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, तो 100, क्योंकि 100 माने भी है, तो 6/4 गुना 100। अब इसको सॉल्व करो, 4 कम 4, 25 बढ़ जाएगा, 25 छक्के 150। आपका आंसर आ गया, सीपी कितना आ गया, सीपी बराबर 150 रुपया। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 होगा, 100 बेचे 10% प्रॉफिट में तो 110 हो गया। अब इसमें 4% की कमी हो गई है तो सीपी कितना हो जाएगा, 96, 96। अब इसको बेच रहे हैं तो 18 से ही 3/4% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। तो 18 से ही 3/4 जब निकालेंगे ना, तो इससे हमको क्या मिलेगा, एसपी, एसपी 2, तो एसपी कितना मिलेगा, 114। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 114 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 4 का, बट प्रश्न में कितना दिया अंतर, 6, 4 बराबर 6, तो 1 बराबर 6/4। कॉस्ट प्राइस कितना है, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 100 का निकाल लेंगे, 150 मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं। ठीक है, ठीक, देखो क्या बोल रहे हैं, वो 30 किलोग्राम चावल है, उसको 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद लिया है, तो कुल रुपया कितना हुआ निकाल लेते हैं भाई, कुल रुपया। ठीक है, कुल रुपया जिसको अपन सीपी बोल सकते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक, 30 गुना 45, ठीक, 45 का 3 गुना क्या होता है, 135, जीरो एक लगा दिए, तो 1350 रुपया कुल खरीदी गई जो चावल है ना उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, यहां पर बोला है कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। ठीक है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि 30 किलोग्राम का 40% निकाले, 40/100, जीरो से ये जीरो कैंसल, 12 किलोग्राम पाला, ये जो 12 किलोग्राम क्या किया है, सेलिंग किया है, एसपी किया है। ठीक है, सेलिंग, अब सेलिंग 12 किलो का, 12 किलो का एसपी कैलकुलेट करें, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें, तो 12 गुना कितना होगा, 60। ठीक, 12 छक्के 72, 720 रुपए का बेच चुका है ये। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा में किस भाव से बेचनी होगी। अब कुल प्रॉफिट कितना लेना है, 20% लेना है, तो इसके जो प्रॉफिट है ना 20%, मतलब हम जो है कितने में खरीदे हैं, 1350 में, कुल प्रॉफिट, कुल लाभ कितना कमाना चाहता है, 20%, तो 1350 में 20% बोले तो 120/100 निकाल लेते हैं, जीरो जीरो कटेगा, ये जीरो कट जाएगा। ठीक, 12 पंच 60 का जीरो हासिल आया, 6 12 36 और 6 42 का 2 हासिल आया 4, 12 कम 12, 12 4 16, 1620 रुपए वो बेचना चाहता है। ठीक है, तभी उसको क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। अब यहां पर देखो बची हुई शेष, शेष जो बची हुई है ना, शेष बची हुई चावल, ठीक, कितना बच गया है जी, 12 किलो बेच चुका है, तो 18 किलो को, 18 किलो जो बचा है ना इसको बेचने है, इसको ठीक बेचना है, तो 1620 में बेचना था, 720 का बेच चुका है, तो ये कितना बच गया बताओ, ये माइनस करोगे तो 900। अब 900 रुपए में उसको बेचना है शेष 18 किलो को। ठीक है, 18 किलो को 900 रुपए में बेचना है, तो प्रति किलोग्राम भाव पूछा है, तो प्रति किलोग्राम भाव, ठीक है, कितना बेचना है, 900 में बेचना है 18 किलो को,
यदि इसको कैलकुलेट करते हैं 18 का 18, ठीक, 18 पंचे 90 जीरो, मतलब ये आंसर आपका आ गया प्रति किलोग्राम कितना होगा जी, 50 रुपया प्रति किलोग्राम होगा। तब पूरे ओवरऑल जो ये सौदे होंगे उसमें प्रॉफिट 20% का होगा। ठीक है, देखो कुल रुपया निकाल लिए थे 1350, उसको 20% प्रॉफिट लेना है ओवरऑल, तो 1620 रुपए में उसको बेचना होगा। ठीक, 1620 रुपए में बेचना होगा। तो यहां पर देख रहे हो आप कि 40% को वो बेच चुका है 60 रुपए प्रति किलोग्राम हिसाब से। 40% को बेचा है, 30 किलो का 40% निकाले 12 किलो, तो 12 किलो बेचा है किस हिसाब से, 60 रुपए के हिसाब से, तो 720 का बेच चुका है। अब 1620 रुपए तक बेचना है, तो बची हुई राशि कितना हो गया, 900। तो 900 में कितने किलो को बेचना है, 18 किलो को, तो पर केजी 50 रुपया पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण, ठीक है, स्लिप होने की वजह से उसकी चाल क्यों किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने के लिए उसे 8 घंटे, कितना घंटा, 8 घंटे लगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, देखो भाई, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो चाल कैसे निकालेंगे, उसकी चाल क्या है, पी है, बट वो स्लिप हो जा रहा है क्यू के हिसाब से, ये उसकी चाल होगी पी बाई क्यू। दूरी कितना है, 1 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, आर, आर, ये आर। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा। ये आंसर होगा कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। 2 घंटे अधिक समय लेता है ए बी से, ए की चाल ज्यादा है, ठीक है, 2 घंटे अधिक समय। यदि एक अपनी चाल को दुगुनी कर दे, तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेता है। मतलब दोनों कंडीशन में देखा जाए तो ए जो है बी के कंपेयर में उसकी जो चाल है बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो ए का जो चाल का अंतर है, ए का चाल का अंतर दोनों कंडीशन में, ठीक है, कितना हो गया, 2 घंटा प्लस 1 घंटा, बोले तो 3 घंटे का, दोनों जो उसकी अलग अलग चाल है उसमें 3 घंटे का अंतर आया है। ए का चाल, ठीक, ए को दोनों चालों में दोनों चालों में लगा समय का अंतर, समय का अंतर, ठीक है, कितना अंतर है भाई, 3 घंटे का अंतर है। क्लियर है, चलो ये समय के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बैठा लेते हैं। ठीक, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। दूरी आपको दिया हुआ है, चाल मानेंगे, मान लेते उसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, इस इक्वेशन के हिसाब से हमको वैल्यू को रखना है। ठीक, दूरी कितना है, 30 किलोमीटर, इसकी चाल कितना है, x, ये पहली कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, सेम दूरी है, अब उसकी चाल बढ़ गई है 2x, क्योंकि यहां पर चाल बढ़ा दिया है तो 2x। इन दोनों का अंतर कितना है बताओ, 3 घंटे का। ठीक, समय बराबर निकाले ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये समय बराबर आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम लेंगे 2x से आएगा, तो 2x यहां से x से डिवाइड होगा, 2 को 30 से गुना 60 माइनस 30 बराबर 3, इसको इधर भेज देना। ठीक, फिर ये इधर कितना आएगा, 30 आएगा, 60 में 30 गया, 3 दूनी 6x, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5 बराबर x, तो 5 किलोमीटर पर आवर। ये किसका है, जो ए की चाल होगी, ये 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बोला है कि पहले जब ए जो चलती है बी के कंपेयर में 2 घंटे अधिक, ठीक, समय अपना ले लेता है,
वैसी जब उसकी चाल बढ़ता है तो 1 घंटा कम समय लेता है। मतलब दोनों कंडीशन में देख रहे हैं तो 3 घंटे का अंतर आ रहा है उसकी चाल में। चाल स्लो था तो 2 घंटा अधिक लगता था, चाल स्पीड हो गया है तो अब 1 घंटा कम लग रहा है उसको तय करने में दूरी को। ठीक है, इस कंडीशन में जो दोनों चालों के बीच में जो समय का अंतर है वो है आपका 3 घंटे का। तो समय के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बैठाए हैं, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इक्वेशन सॉल्व कर दी है, आंसर आ गया है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्या दिया है? क्रमशः 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। ठीक है, बस बस के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक, तो बस बस की चाल हम निकाल सकते हैं क्या? 480 क्या है उसकी दूरी है जो तय कर रहा है 8 घंटे में। ठीक, 8 छक्के 48 जीरो, ये क्या बस की चाल क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो इक्वेशन दिया है ना इसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बस की गति, रेलगाड़ी की गति की। ठीक है, जो बस की गति है ना, बस की गति जो है वो जो है रेलगाड़ी की गति का कितना है? 3/4 है। ठीक, अब देखिए यहां पर बस की चाल निकाल चुके हैं कितना? 60। ये लेफ्ट हैंड साइड में 60 रख देते हैं। ठीक है, ये 60। अब ये 4 को उधर ट्रांसफर करूंगा, 4 इधर जाएगा, 3 नीचे आएगा, ये 3 इक्वल क्या होगा? रेलगाड़ी रेलगाड़ी की गति मिल जाएगा। ठीक, कितना होगा गति देखिए। ठीक, इसको कैंसिल करते, 3 एकम 3, ये 20 बार में जाएगा, 4 का 20 से गुना 80। ठीक है, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितना हो जाएगा जी? स्पीड आपको मिल जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक ये चीज ध्यान रखना, दूसरा ये है ध्यान रखने लायक। अब आगे और पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे ये बोला देखो यहाँ पर, एक रेलगाड़ी तथा कार की गति का अनुपात। रेलगाड़ी की स्पीड, ठीक, और किसकी स्पीड भाई? कार की स्पीड, इसका रेशियो दिया हुआ है कितना? आपका 16:15। रेलगाड़ी की स्पीड कितना निकाले हैं? 80, यहां पर 80 रख दो। कार का स्पीड चाहिए, ठीक है, कार का स्पीड रहने दो उसको, कार की स्पीड निकालना है हमको। ठीक, वैल्यू यहां पर 16/15, 16 कम 16, 16 पंचे 80, इसको इधर से गुना कर दो। ठीक, तो कितना आएगा बताओ? कार की स्पीड। ठीक है, किसको गुना करना है? 5 को 15 से, 5 को 15 से, 15 पंचे 75 किलोमीटर प्रति आवर। यही आपको पूछा है। ठीक, नहीं अभी क्या पूछा है? 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करी गई, दूरी पूछ दिया है। हम अभी कार की स्पीड निकाले हैं तो दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय, चाल कितना है इसका? 75, समय कितना? 6 घंटे में, ओवरऑल कितना हो जाएगा? 450 किलोमीटर, इतना ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, 75 का 6 गुना 450। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, बट यहां से समझने लायक है। ये वाला लाइन आपको समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो दो रिलेशनशिप दिया है, दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग स्पीड निकाले, फिर कंपेयर करके आपका कार की स्पीड निकाल लिए, फिर यहां से दूरी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर में 8% से कितने की कमी हो गई है जी? 7 सही 3/4% गिरावट हुई है। तो उसकी वार्षिक आय में कितने की कमी हो गया है? 61.5 की कमी हो गई है। तो उसकी पूंजी कितनी है ये बताना है। ठीक है, देखिए 8 से कमी कितना हो गया है? 7 चौक 28 प्लस 3 31, 31/4 की कमी। यदि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कमी पता चलेगा, ब्याज की दर कितने कमी हो जाएगा? 4 8 32,
-31/4, तो 1/4 की कमी हो गई है। ठीक है, अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 की कमी हुई है, इसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ा उसके इनकम में। ठीक है, एनुअल इनकम में 61.5 रुपीज कम मिला है। ठीक, इतना कम मिला है, तो 1/4 बराबर 61.5, तो 1 बराबर कितना होगा 4 गुना 61, 5/10 कर देते हैं। ठीक है, अब उसकी पूंजी निकालना है, तो उसकी पूंजी श्योर है 100% रहेगा, तो यहाँ कैपिटल पूंजी, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या होगा हमेशा 100% होगा, तो 100% का निकालना है 4 गुना 6 1 5/10 गुना 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, इसको आपस में गुना कर देते हैं। 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल आया, 2 4 कम 4 और 2 6, 6 4 छके 24, एक 0 यहां से बचा है ये। ठीक, 24,600 ऑप्शन कहां पर हो रहा है जी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको पक्का मिलेगा। कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी होगी। ठीक है, ये बोला है कि 10 वर्ष में क्या हो जाता है दुगुना। जब दुगुना बोलेगा ना, ठीक है, दुगुना बोलेगा तो आप 100 लेना, 3 गुना, 2 गुना के लिए 100, 3 गुना के लिए क्या लोगे आप 200 लेना। ठीक है, 4 गुना तो आप ले सकते हो 300, 100 कम कर देना। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, जैसे 2 गुना बोला है तो 2 गुना बोला है तो आप 100 लेना। ठीक, डिवाइड बाय क्या कर देना, 10 वर्ष है तो यहां से आर मिलेगा, आर और 1/t रेसिप्रोकल रहता है। ठीक है, तो आर बराबर क्या करोगे 100/10, 100 2 गुना है इसलिए 100, और कितना समय दिया है 10 समय दिया है तो आर मिलेगा, यहां से कितना मिल गया 10% आर मिल गया। अब इसी साधारण ब्याज की दर से 3 गुना कब होगा। ठीक है, अब 3 गुना देखना है, 3 गुना मतलब कितना होगा 200 लेना। साधारण ब्याज मतलब 10% हम निकाले हैं, यहाँ आर रखेंगे 10%, तो यहां से क्या मिल जाएगा टी, तो टी कितना मिलेगा 20 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, ये 20 वर्ष, ये हमारा शॉर्ट में है, बाकी मैं आपको बेसिक से फिर बता देता हूं। ठीक, चलो बेसिक से एक बार देख लो भैया आप लोग। मान लेते हैं हम लोग मूलधन, मूलधन क्या मानते हैं पी, जो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना होता है 10 वर्ष बाद हो जाना मतलब मिश्र धन आपका हो जाएगा आपका 2 गुना मतलब 2p। ठीक, तो इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, अंतर कहलाता है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट, कितने का पी का। ठीक, तो पी का अंतर है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है एस आई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई कितना है पी है, और मूलधन पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ दो, समय कितना दिया है 10/100, ये पी से पी कैंसल, 0 से 0 कैंसल, आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा उधर जाएगा 10%। ये पहला स्टेप। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है, वही धन है जो 3 गुना हो जाता है। ठीक है, पी से कितना हो गया है 3p हो गया है, तो इन दोनों का अंतर कितने का है 2p, जो अंतर होता है वो एसआई होता है। ठीक है, फिर से निकाल लेते हैं चलो। ठीक, क्या समय निकालना है इस बार, तो एसआई 2p, p इंटू आर कितना है भाई अभी निकाले 10%, टी छोड़ दो बटे 100, 0 0 कट जाएगा, ये उधर जाएगा, p से p कैंसल। ठीक, तो t इक्वल क्या हो जाएगा 2, 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 20 वर्ष आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग।